नमस्कार, वंदे भारत, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आप जुड़ चुके हैं सीजीपीसीएस जीएस एकेडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। एजुकेशन की इस मोड पर मैं जितेंद्र साहू आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज से हम यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें हम सीजीपीसीएस जीएस एकेडमी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा। यानी इस चैनल के माध्यम से मैं और आप हम सब मिलकर अब नए अध्याय और नए जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, यह सीजीपीसीएस जीएस एकेडमी चैनल जो है, वो पूरी तरह से आप लोगों को समर्पित है। यह उन लोगों को वो समर्पित है, उन भाई-भाइयों बहनों को समर्पित है, जो लंबे समय से या फिर नए सिरे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। तो उन सब भाई-बहनों के लिए मैं जितेंद्र साहू आप लोगों के लिए अब एजुकेशन की चैनल जो है, यानी कि आपकी पढ़ाई में जो स्टडी मटेरियल जो है, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर वीडियो के रूप में उपस्थित होता रहूँगा। हम इस चैनल के माध्यम से सीजीपीसीएस और व्यापम और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, उन सब की हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो आप पूरे मनोयोग के साथ इस चैनल के साथ बने रहिए और हमें समर्थन करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या है सीजीपीसीएस जीएस एकेडमी। तो ये है साथियों, ये है एक एजुकेशन चैनल, जिसमें मैं जितेंद्र साहू आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में वीडियो लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी तरह से यह चैनल जो है वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से समर्पित है। यह कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए ये चैनल जो है लाया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन, सीजीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार कक्षाएँ इस चैनल के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेंगी। दैनिक एवं साप्ताहिक करंट अफ़ेयर पिछले वर्षों के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ भी लगाएँगे, प्रैक्टिस सेट के भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को एक विशेष तौर पर हम पढ़ेंगे, विशेष रणनीति के साथ पढ़ेंगे। साथ ही परीक्षा की रणनीति, समय प्रबंधन एवं सफलता के उपयोगी मार्गदर्शन भी आपको इस चैनल के सहारे आपको मिलेगा, यानी कि पूरी तरह से एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं, है ना? वो आप क्या है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल पूरी मनोयोग के साथ इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे। आप हमसे जुड़ें सीजीपीसीएस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इंस्टाग्राम पर भी सीजीपीसीएस जीएस एकेडमी ये टाइप करके आप जुड़ सकते हैं। ईमेल है ये हम लोगों का, और अगर आपको कोई भी प्रकार की इंक्वायरी आती है, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि देखिए सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी, ठीक है? इस चैनल के माध्यम से हम प्रतियोगी परीक्षाओं समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम इसके यानी कि कहा जाए तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत हम किन-किन चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे? तो देखिए, इसी को मैंने तुलनात्मक रूप से एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसे अगर हम देखें, विषयों को समाहित करते हुए मैंने बनाया है। तो देखिए, हर प्रकार की जितने भी गवर्नमेंट प्रकार की एग्ज़ाम होती है, उनमें भारतीय इतिहास तो आता ही रहता है, आता ही रहेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास भी रहेगा, भारत एवं भूगोल का इतिहास, भारत एवं विश्व का इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था रहेगा। और इसके साथ-साथ सामान्य विज्ञान की कक्षाएँ होंगी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वर्तमान यानी कि समसामयिक घटनाएँ और छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, जनजातियाँ, मेले एवं त्योहार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, मानसिक योग्यता रहेगा, गणित एवं डेटा विश्लेषण और लैंग्वेजेज़ में आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। तो ये जो हैं, ये जो विषय हैं, वो कॉमन विषय हैं। ये विषय आपको व्यापम में भी मिलेंगे और पीएससी में भी मिलेंगे। तो इनमें डिफ़रेंस क्या रहेगा? इनमें प्रश्न को स्तर का डिफ़रेंस रहेगा। व्यापम में कभी कोई भी प्रश्न को उनका लेवल थोड़ा नीचे पूछ सकता है और पीएससी में उसी प्रश्न को थोड़ा हाई लेवल में जाकर पूछता है। तो इस तरह से दोनों, यानी कि कहा जाए तो विषय तो सब में समान रहेंगे, लेकिन प्रश्नों के स्तर के जो है, जो थोड़ा-से डिफ़रेंस रहता है। तो इन्हीं को हमने बाइफरकेट करते हुए ये सब चीज़ लाया है आप लोगों के सामने। आज हम देखते हैं कि सीजीपीएससी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ हम स्लाइड लेते हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में एक और डिफरेंस, सीजीपीएससी, तो सीजीपीएससी में अगर हम परीक्षा की बात करते हैं, तो परीक्षा में यानी कि प्री में सीजीपीएससी प्री की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 पूरी तरह से जीएस पर बेस्ड रहेगा और ये जो है पेपर 1 जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? इसमें आपको स्कोर करना होगा।
और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 अंक का रहेगा, यानी कि कुल 200 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/3 जो है वो आपका माइनस मार्किंग रहेगा, यानी कि ये पेपर 1 जो है वो क्या रहेगा, माइनस मार्किंग वाला रहेगा। और उसी तरह से पेपर 2 में हम जाते हैं तो ये है सी सेट, इसे हम सी सेट कहते हैं। और इसमें आपको ये पेपर की नेचर क्या रहेगा, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। क्वालिफाई, इसमें आपको कोई स्कोर करना नहीं रहेगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। इस तरह से कुल 200 अंकों का पेपर होता है और 1/3 जो इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग होता है। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस ये है कि पेपर 2 में आपका पूरी तरह से मैथ्स से रहेगा, ठीक, मैथ्स से रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स से रीजनिंग हो गया और लैंग्वेजेस एंड एक्स्ट्रा, है ना, और लैंग्वेजेस। इस तरह से पेपर 2 में मैथ्स से रहेगा। लेकिन व्यापा में क्या करता है, जो सीजीपीएससी का जो पेपर 1 और पेपर 2 रहता है, उन दोनों को एक ही पेपर में क्या कर दिया रहता है, वो समाहित कर दिए रहते हैं, है ना। और पीएससी में दोनों को अलग-अलग कर दिया जाता है। मैथ्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेजेस पोर्शन को क्वालीफाई में रख देते हैं और जीएस वाले सेक्शन को पेपर 1 में रख देते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 1 की खासियत क्या है? इसको रखने का मतलब क्या है कि पेपर 2 ये क्वालीफाइंग है, कहने का मतलब ये है कि आपको इनमें से कुछ नंबर, जैसे कि 200 नंबर होता है, तो उनमें आपको न पूरे 200 नंबर लाने होते हैं और ना ही उनका 50% भी नंबर लाने होते हैं। पेपर 2 में अगर मैं कहूँ, तो आपको 1/3 नंबर या फिर लगभग 50 नंबर आपको लाने होते हैं। लगभग 50 नंबर के आस-पास आपको लाने होते हैं। अगर इतने नंबर आ गए तो आपका पेपर 2 जो है वो क्वालीफाई हो जाता है। जैसे ही आपका पेपर 2 क्वालीफाई होता है प्री में, उसके बाद फिर आपका पेपर 1 जो है वो चेक होता है, ठीक है? यानी कि पेपर 1 अगर आपका अच्छा भी बने, तो भी कोई मतलब नहीं है जब तक आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारे मैथ्स है, रीज़निंग है, इनका जो महत्व है वो हम लोगों के सामने स्पष्ट आती है, ठीक है? तो देखिए हम अब पढ़ना क्या शुरू करेंगे, हम जो है वो अब छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से पढ़ना शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से को हमने अब पढ़ना हम शुरू करेंगे अब, और हम देखेंगे मैंने जो है वो छत्तीसगढ़ वाले के जो विषय हैं, उनको कुछ इस तरह से मैंने वर्गीकृत किया है अपनी समझ के अनुसार, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन है, उनको कुछ इस तरह से बाँटेंगे। पहला हम राजनीतिक छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, दूसरा भौगोलिक एवं पर्यावरणीय छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, तीसरा हम देखेंगे आर्थिक छत्तीसगढ़ एवं संसाधन, चौथा हम देखेंगे सामाजिक एवं जनसांख्यिकी छत्तीसगढ़ और पाँचवाँ देखेंगे सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ और छठवाँ में देखेंगे हम व्यक्तित्व सम्मान, यानी कि छत्तीसगढ़ के वे व्यक्ति जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान मिले एवं प्रशासनिक विषय और समसामयिक घटनाएँ, है ना? इन सबको मैंने अलग-अलग सेक्शन में बाँटकर और अलग-अलग तरीके से हम पूरी तरह से वर्गीकृत करके सरल और सहज तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल, राजनीतिक छत्तीसगढ़ को हम क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक? राजनीतिक छत्तीसगढ़, राजनीतिक छत्तीसगढ़, ठीक? राजनीतिक छत्तीसगढ़ इसको हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बने, ठीक है? इत्यादि सभी को हम इनके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक छत्तीसगढ़ में जाने से पहले हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को थोड़ा-सा जानेंगे, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ से अगर हम लोगों की समझ क्लियर हो जाती है, तो हमें थोड़ा पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ठीक है भाई? तो देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं, तो अचानक से छत्तीसगढ़ तो इस संसार में नहीं है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो भारत देश के अंतर्गत है और हम ये भी जानते हैं कि भारत देश जो है वो विश्व के अंतर्गत है, यानी कि विश्व में कई भारत जैसे कई देश हैं, ठीक है? तो देखिए अगर पूरी पृथ्वी की हम बात करें तो पूरे पूरे पृथ्वी में एक तो जल है और दूसरा थल है, ठीक है? 2 ही चीज़ है पूरी पृथ्वी में, अगर हम देखते हैं तो ग्लोब को अगर हम देखें तो हमें 2 ही चीज़ जो है वो नज़र आती है, एक तो जल और दूसरा थल। जल यानी कि समुद्र और थल यानी कि अगर हम ब्रॉड होकर अगर सोचें, तो वो महाद्वीप। यानी महाद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं कि जल के अंदर से उठा हुआ हिस्सा, जहाँ पर मानव निवास करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जहाँ पर पेड़-पौधे पाए जाते हैं, यानी कि पूरी तरह की पर्यावरणीय संतुलन
जो है वो वहां पर पाया जाता है। तो देखिए महाद्वीप की हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में 7 ऐसे जगह हैं जो जल के लेवल से ऊपर उठे हुए हैं, यानी कि थल। पूरे विश्व में 7 ऐसे थल हैं जिसे हम महाद्वीप कहेंगे। उनका नाम है, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका, पहला महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका। यानी कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा है यूरोप महाद्वीप और चौथा है अफ्रीका महाद्वीप। पांचवा है एशिया महाद्वीप। छठवा छठवा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, यानी कि कहा जाता है वो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं भाई? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसको अगर आप देखोगे, ये वाला सेक्शन, एशिया महाद्वीप के ये वाला सेक्शन देखोगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है भाई? ये है अपना भारत। ठीक है, अगर इस स्लाइड को मैं 4 भागों में कुछ इस तरह से बांटूं और यहाँ डायरेक्शन लगा दूं तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से स्पष्ट है कि एशिया किस महाद्वीप में है। ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भारत किस महाद्वीप में है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। अगर इस एशिया महाद्वीप में भी अगर मैं डायरेक्शन लगाऊं तो ये हो गया आपका नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये वेस्ट साइड और ये ईस्ट साइड। तो भारत कुछ इस तरह से है, यानी कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक, भारत कहाँ पर है भाई? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सामने आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर आप सभी ग्लोब से परिचित होंगे। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी की साइज जो कैसी है? गोल है, गोलाकार है, अंडाकार है, लेकिन हम इसको गोलाकार मानकर चलते हैं। ये है कुछ इस तरह से पृथ्वी, यानी कि गोलाकार रूप में है। और इस गोलाकार को अगर मैं 2 भागों से डिवाइड कर दूं तो ये 20 से ऐसे काट दूं तो ये 2 भागों में क्या हो जाती है? डिवाइड। अगर यहाँ पर हम देखें, डायरेक्शन लगाएं तो ये हो गया आपका उत्तर दिशा और इधर अगर हम देखें तो ये हो गया आपका दक्षिण दिशा। यहाँ से अगर इधर हम देखें तो यह आपका पश्चिमी हिस्सा और इधर हम देखें तो पूर्वी हिस्सा। ठीक है, यहाँ से अगर इस तरह से देखेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्व। तो देखिए ग्लोब में आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लाइनें खींची होती हैं। तो ये लाइनें क्या हैं? आइए इसी को हम जानते हैं। तो देखिए ये है आपका सेंटर लाइन, यही वो काल्पनिक लाइन है जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर इसी तरह से अगर मैं आड़ी लाइन खींचे इसी तरह से, तो देखिए इसी तरह से हम आगे खींचते खींचते जाएंगे तो कितना खींचेंगे? हम लोगों को जितना चाहे उतना हम खींच नहीं सकते। ये है आपका 180 ऊपर की ओर खींचेंगे और 180 नीचे की ओर खींचेंगे। ठीक है, और इस तरह के जो आड़ी लाइनें होती हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। ये जो आड़ी लाइनें होती है इनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। चूंकि और इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। जो लाइन पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है उस आड़ी लाइन को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो लाइनें होती हैं, उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसी तरह से दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है और ये क्या है? एक आड़ी, ये आड़ी खींची हुई होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं और नीचे की जो रेखाएं होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी तरह से अगर इसको हम बीचों बीच कुछ खड़ी लाइनों से काटें
तो जो खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। जो खड़ी लाइन होती है उनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इनको देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसके यानी कि खड़ी लाइन पृथ्वी को हम यानी कि ग्लोब को हम खड़ी लाइनों में भी बराबर-बराबर हिस्सों में बाँटेंगे, तो कुछ इस तरह से लाइन इधर भी खींचेंगे और ये जो लाइन है किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। किनको कहेंगे? जो खड़ी लाइनें हैं और जो पश्चिम की तरफ है उसको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएँ। ठीक है, पश्चिमी देशांतर रेखाएँ और इसी तरह से वो देशांतर रेखाएँ जो पूर्व दिशा की ओर है इसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक, क्या कहेंगे भई? पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है, जिसका अगर हम चाँदे में अगर इनको हम डिग्री के तौर पर अगर देखें, तो इनका मान होता है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है? तो इस आधार पर हम देखते हैं, तो पूरी पृथ्वी में 360 अक्षांश रेखाएँ और 360 देशांतर रेखाएँ होती हैं। हमारा भारत जो है, वो किन्हीं रेखाओं के बीच में है। आइए हम देखते हैं कि भारत जो है वो किन रेखाओं के बीच में है और कितने डिग्री पर है। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए, ये है आपका इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। कौन सी लाइन है भाई? भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा जिसका मान होता है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से अगर हम ऊपर की ओर जाएँ, तो हमें भारत का जो टच पॉइंट मिलता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से हमें भारत के जो टच पॉइंट है यानी स्पर्श रेखा जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ से लेके कहाँ तक? भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इनका उत्तरी विस्तार है। ठीक है? और उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक, कितना है भाई? 3214 किलोमीटर। ठीक। इसी तरह से अगर हम देशांतरी विस्तार देखें भारत का, ठीक है? अगर हम भारत का देशांतरी विस्तार देखें, तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो ये जो लाइन है, जो टच करती है भारत को, उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। यानी कि भारत का उत्तरी विस्तार जो यानी कि भारत की उत्तरी विस्तार कितनी है भाई? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट तक भारत का दक्षिणी या कहा जाए तो देशांतरी विस्तार है। ठीक है? तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है, इनके बीच में कुल 30 देशांतर रेखाएँ हैं। कुल 30 देशांतर रेखाएँ हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है? तो यह है भारत की शार्ट तौर पर स्थिति एवं विस्तार कि भारत जो है वो हमारे ग्लोब में है तो है कहाँ पर? तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश रेखाओं में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति है तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में ही है, तो कहाँ पर है भारत छत्तीसगढ़? इसको हम देखें। ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट वाला लाइन और यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 से हम जाएँगे 9, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते हुए 17। ठीक है? कितना जाएँगे? 17 डिग्री। कहाँ कहाँ तक जाएँगे भई हम? तो देखिए हमें मिलता है, ये है आपका छत्तीसगढ़। चलिए भारत के मैप में ही देखेंगे 17 डिग्री 46 मिनट से लेके, ठीक है? 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक।
छत्तीसगढ़ का विस्तार है। 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश में क्या है, विस्तार है। और इसी तरह से देशांतरी विस्तार देखें छत्तीसगढ़ का, तो ये है और ये जो लाइन है, यानी ये जो देशांतरी लाइन है जिसका मान है 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट तक भारत का छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है भाई, तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हो तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट तक छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है। चलिए इसको हम छत्तीसगढ़ के मैप में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से एक बार हम और लाइन देखते हैं, ये 17 डिग्री, ठीक 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय दूरी, वो कितनी है, 700 लेके 800 किलोमीटर तक है। कितना, 700 लेके 800 किलोमीटर। इसी तरह से अगर देशांतरी विस्तार देखिए, हम छत्तीसगढ़ का देशांतरी रेखाओं में देखें तो ये है आपका, यहाँ पर टच करती है, और जो टच लाइन है जिसका मान है वो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट तक। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपका 435 किलोमीटर। ठीक, छत्तीसगढ़ के देशांतरी रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है, यानी कि 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट, ये इनकी दूरी कितनी है भाई, 435 किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ से हम कुछ और फैक्ट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ प्रारंभ होता है, कहाँ से, 17 डिग्री 46 मिनट से, और वो लाइन 17 डिग्री 46 मिनट जो छत्तीसगढ़ को टच करती है, उस जिले का नाम है आपका सुकमा जिला। 17 डिग्री 46 मिनट का वो लाइन जो छत्तीसगढ़ को टच करती है, उस जिले का नाम है सुकमा जिला। और 24 डिग्री 25 मिनट का जो लाइन जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से को टच करती है, उस जिले का नाम है आपका बलरामपुर जिला। ठीक है, बलरामपुर जिला, यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिला कौन सा भाई, बलरामपुर, और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला है वो है आपका सुकमा। ठीक, अगर हम देखें बिंदु, वह बिंदु, या फिर यूं कहें छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम विस्तार, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है बलरामपुर में है आपका सुंदरी गांव। सुंदरी गांव, यही वो गांव है जो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु बनाती है, जिस गांव का नाम क्या भाई, सुंदरी गांव। और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है भाई, कोंटा, सुकमा जिले में है आपका कोंटा, ये है आपका कोंटा। इसी तरह से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है भाई, ये है आपका बीजापुर, यहाँ पर टच करती है तो ये आपका बीजापुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो है आपका जसपुर। जसपुर में सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, और जसपुर में और बीजापुर में सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, वो है भद्रकाली। वो स्थान है कौन, भद्रकाली। तो इस तरह से हम देखे हैं कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जिस रेखा से शुरू होती है, जिस पॉइंट से शुरू होती है, और वो पॉइंट का नाम है 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक छत्तीसगढ़ का उत्तरी विस्तार है। और 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट तक छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की मध्य दूरी जो है वो 435 किलोमीटर है, और 17 डिग्री और अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो 700 लेके 800 किलोमीटर तक है। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो सुंदरी गांव रामानुजगंज बलरामपुर में है, यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला जो है वो कौन है, बलरामपुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कोंटा गांव है, सुकमा में। कौन से जिला में, सुकमा जिला में। उसी तरह से पश्चिमी जिला जो है वो कौन है, बीजापुर है, और पूर्वी जिला जो है वो आपका जसपुर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको शब्दों में अगर हम देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य छत्तीसगढ़ स्थित है। सबसे उत्तरतम जिला जो है वो बलरामपुर है और सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव रामानुजगंज में है। सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा है और सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा है। पूर्वोत्तर जिला जसपुर है और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जसपुर में आपका गिरला, जहां पर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है वो टच करती है। जिस स्थान का नाम है वो जसपुर में गिरला। और सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है वो भद्रकाली भोपालपट्टनम में है। ठीक है, और सबसे पश्चिमतम जिला जिसका नाम है बीजापुर। तो इतनी बात यहां से हम याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो देखिए फिर एक हम और ग्लोब लेंगे। ठीक है, और अभी हमने देखा भूमध्य रेखा यहाँ पर है 0 डिग्री, जिसका मान क्या होता है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा जिसका मान क्या है भाई 0 डिग्री। अगर 0 से मैं जाऊं मान लो 10 और यहाँ से अगर जाऊं मैं 20 और इसी तरह से यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, और इसी तरह से अगर नीचे जाऊं तो 10 20 23.5 यहाँ पर हमें मिलेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है। पहली बात तो सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, इन्हीं रेखाओं के मध्य जो है वो सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करती है। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इस रेखा का नाम है मकर रेखा। ठीक है, पृथ्वी इन्हीं रेखाओं के मध्य क्या करती है, गमन करती है। इन्हीं रेखाओं के मध्य जो है पृथ्वी क्या करती है, गमन करती है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, उसी तरह से मकर रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यह भी क्या है कि एक काल्पनिक रेखा है। ये रेखा जो है वो वैज्ञानिकों ने खींचा, भूगोल के वैज्ञानिकों ने खींचा, पृथ्वी के अध्ययन को सरल बनाने के लिए खींचा, अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो ये जो रेखा है ये ग्लोब में खींचा है और ग्लोब में हमारा भारत भी है। तो क्या अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल भारत से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना भारत है। ठीक है, अपना भारत यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर है अपना भारत। चलिए इसको हम देखते हैं। ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वो कहाँ से होकर गुजरती है भाई, भारत से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये जो कर्क रेखा है वो क्या भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको हम देखें। तो देखिए भारत से होकर सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है ना, क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में है और जबकि मकर रेखा जो है वो दक्षिणी अक्षांश में है। तो हम लोगों का भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है, तो यहाँ से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है और यही वो कर्क रेखा है जो भारत के जलवायु को दो भागों में डिवाइड करती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि दक्षिण भारत को कहा जाता है और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो उत्तरी भारत को कहा जाता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में गर्मी जो है वो ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का डायरेक्ट प्रभाव रहता है, और उत्तर उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में कम जो है वो धूप रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो कर्क रेखा को कहा जाता है कि ये जो है वो भारत का जलवायु निर्धारक रेखा है, क्योंकि यह भारत को दो जलवायु में बांटती है, उत्तरी उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। तो ये देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए पहला हो गया आपका गुजरात। ठीक, पहला हो गया आपका गुजरात, ये हो गया गुजरात। दूसरा राजस्थान,
तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हो गया अपना छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा और आठवां हो गया मिजोरम। यानी कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इस रेखा को ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि मध्य प्रदेश से होकर बहुत सारा हिस्सा जो है वो गुजर रही है। यानी कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से स्पष्ट है। और न्यूनतम लंबाई जो है वो आपके राजस्थान में दिख रहा है हमें। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम लंबाई जो है वो राजस्थान में है। चूंकि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ में जिले हैं, तो आइए हम देखते हैं कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए, यही वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा। ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर जिला एक हो गया, दूसरा कोरिया जिला, तीसरा सूरजपुर और चौथा बलरामपुर। यानी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे इस कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो वो है आपका बलरामपुर में। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? बलरामपुर में। और सबसे कम लंबाई जो है वो कोरिया जिले में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? कोरिया जिले में। ठीक है, तो हमने कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जानकारी लिया। चलिए आगे देखते हैं। चलो इसको अगर हम देखें तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले है भाई? मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बैकुंठपुर कोरिया के निकट है और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई सर्वाधिक बलरामपुर जिले से एवं सबसे कम कोरिया जिले से होकर गुजरती है। तो देखिए, कोरिया जिले में है आपका बैकुंठपुर। इस जगह से कर्क रेखा जो है निकटतम से होकर गुजरती है, यानी कि बैकुंठपुर के एकदम निकट से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये कहने का मतलब है। ठीक, चलिए इसी तरह से अब हम देखते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा ये क्या होता है भाई? तो देखिए, मानक समय रेखा क्या होता है, इसको हम देखें तो देखिए, ये है आपका ग्लोब, हमारा पृथ्वी। ठीक, ये है हमारा पृथ्वी। तो मानक समय रेखा भी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। जिस तरह से कर्क रेखा जो है वो अक्षांश रेखा है, उसी तरह से ये जो मानक समय रेखा है ये देशांतर रेखा है। पहली बात तो इसको हम याद रखेंगे, मानक समय रेखा एक काल्पनिक रेखा है और एक देशांतर रेखा है। मानक समय रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा जिसका मान होता है भारतीय मानक समय रेखा जिसका मान होता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा, इसको माना गया है। तो देखिए, ये जो मानक समय रेखा है वो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत से ही होकर गुजरेगा। तो अभी हमने देखा ग्लोब में, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, और ये जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अभी हमने बताया कि यहां से लेके यहां तक कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को एक देशांतर रेखा को ठीक, पृथ्वी को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को, ठीक, नए स्लाइड में ले हम, तो एक देशांतर रेखा को पार करने में, ठीक, एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और हमने देखा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक कुल 30 देशांतर रेखा है। यानी कि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में 30 चौक 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, 2 घंटा का समय लगे। यानी कि कहा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट
और 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य। काल का जो यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है वो है आपका 2 घंटा। कहने का मतलब ये है कि जहां यहाँ पर अगर सूर्य उगता है कितने बजे, 5 बजे, तो यही सूर्य हमें गुजरात में 7 बजे दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्योदय जो है वो 5 बजे होता है असम में, तो हमें गुजरात में सूर्योदय जो है वो 7 बजे दिखाई देगा, यानी कि 2 घंटे का अंतराल है। तो इस यह एक बहुत बड़ी समस्या है अगर कहा जाए तो, क्योंकि अगर अगर हम देखें, अगर किसी विद्यार्थी का असम में किसी विद्यार्थी का टाइम है एग्जाम दिलाने का, वो है 5 घंटा, 5 बजे, ठीक है। वो विद्यार्थी एग्जाम देने, या यूं कहें कि कोई भी विद्यार्थी अगर वो एग्जाम दिलाने जाता है और उसको ये गाइडलाइन है कि आपको 12 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो 12 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। तो अगर उसका सेंटर असम में है, तो वहां फिर 12 बजे, 12 बजने का मतलब क्या है, तो 12 ही बजेगा। लेकिन उसी आधार पर अगर हम देखें, तो विद्यार्थी अगर गुजरात जाता है तो उसके हिसाब से फिर 2 घंटा ज्यादा उनको हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा उसके लिए। तो इसको हम कैसे दूर करें, यह एक समस्या है। इसको दूर करने के लिए दोनों का औसत लिया गया, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों का औसत लिया, तो 82.5 डिग्री जो है वो निकल कर सामने आया, ठीक है। यानी कि न इधर का न इधर का, दोनों का जो बीच जगह है, यहाँ पर जितना बजेगा उसी का पूरे भारत का टाइम जो है वो मान लिया जाएगा। यानी कि इस बिंदु पर अगर 12 बजा है, तो उसी हिसाब से गुजरात की घड़ी को भी सेट करेंगे और असम की घड़ी को भी सेट करेंगे। यानी कि टाइम डिफरेंस जो है, यह एक समस्या है। इसी समस्या के समाधान करने के लिए एक मानक समय रेखा खींचा गया, जो है दोनों देशांतर रेखाओं की मध्य की रेखा, यानी कि 82.5 डिग्री जो रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं मानक मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा हो गया आपका उड़ीसा और पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चूंकि भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के किन किन हिस्सों से होकर, किन किन जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, इसको हम देखें। तो देखते हैं, ये हो गया आपका पहला सूरजपुर, दूसरा हो गया कोरिया, तीसरा हो गया कोरबा, चौथा हो गया जांजगीर चांपा, पांचवा हो गया बलौदाबाजार, छठवां महासमुंद और सातवां गरियाबंद। इस तरह से भारतीय मानक समय रेखा इंडियन मीडिएटर टाइम छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरती है। कितने जिले से भाई, 7 जिले से। वो जिले कौन कौन से हैं, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा और उसके बाद बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ये 7 जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम कुछ और फैक्ट है जिसको हम देखें, चलिए उनको हम देखते हैं। चलो, यहाँ पर विश्व में देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह कि यह है आपका पूरा विश्व, और देशांतरीय विस्तार वाले देशों में, यानी जिन जिन देशों में देशांतरीय विस्तार है, उन देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की जो रेखा है उसको मानक समय रेखा कहा जाता है। हम पूरे विश्व में देखें तो यह है आपका मानक समय रेखा, यह है आपका सेंटर। अतः इस रेखा पर, अतः वहां जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय रेखा स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय रेखा के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा को भारत के स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है। इस प्रकार 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का मानक समय माना जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। यानी कि ये जो पॉइंट है इसको कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और ये जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। जिस तरह से भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 या कहा जाए तो 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतराल है। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन का 12 बजा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भारतीय मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा दोनों के टाइम डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे का है। और ये जो टाइम डिफरेंस है, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच रेखा से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। कहने का मतलब है कि अगर दिन का 12 बजे है लंदन में, तो उसी समय भारत में बजा होगा 5:30। ठीक है, ये है। तो इसी समस्या के समाधान करने के लिए जो रेखा हो वो खींचा गया है। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको हम देख लिए हैं। तो ठीक, तो आज हमने क्या-क्या देखा? अब हम छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्य है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कल। आज हमने प्रारंभिक चैनल का जो है वो प्रारंभिक परिचय देखा, और इसके साथ-साथ भी हमने भारत का प्रारंभिक परिचय, छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक परिचय, उनकी स्थिति में विस्तार देखा। कल की क्लास में हम छत्तीसगढ़ से लगे हुए सीमावर्ती राज्य और भारत से लगे हुए सीमावर्ती जो स्थान है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों कल की वीडियो में, कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।